यूएस आर्मी अफगानिस्तान के रेगिस्तान में पहुंचती है। Jesus. So 120 this mother. और उन लोगों को रेगिस्तान के बीच में बर्फ मिलती है और थोड़ी ही दूर में आर्मी को बर्फ से ढका हुआ एक पूरा शहर मिलता है जहाँ के सारे लोग जमकर मारे गए थे। तो कहानी की शुरुआत में हमें धरती पर बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पता चलता है और इसी कारण धरती पर बहुत ही बड़े बड़े तूफान उठने लगे थे और कई जगहों पर सुनामी भी आने लगती है और धरती पर बहुत ही बड़ी तादाद में लोगों की जान जाने लगती है और धरती पर सूखा भी पड़ने लगता है। और अब इंसानियत को खतरे में देखकर दुनिया के सभी बड़े बड़े देश एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और हजारों साइंटिस्ट मिलकर धरती के चारों ओर सैटेलाइट का एक जाल बुन देते हैं और हर सैटेलाइट धरती में मौजूद मौसम को कंट्रोल करने में सक्षम था, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी। और इसी कारण साइंटिस्ट जब चाहे तब धरती पर अपनी मर्जी के मुताबिक बारिश को ला सकते थे या कोई भयानक तूफान को रोक सकते थे। और अब हमें इस मूवी के मेन हीरो जैक को दिखाया जाता है जो कि गवर्नमेंट के सामने सुनवाई के लिए पेश होता है क्योंकि उसे पता लगता है कि यूएस इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था और जैक इस बात के खिलाफ था। और इसी बहस के बीच जैक को इस प्रोजेक्ट के लीडर के पद से हटा दिया जाता है और अब नए लीडर के रूप में उसके छोटे भाई मैक्स को अपॉइंट किया जाता है। और इस घटना को अब पूरे 3 साल बीत जाते हैं और एक दिन यूएस आर्मी को रेगिस्तान के बीचों बीच एक अनोखे हादसे की खबर मिलती है और यूएस आर्मी वहां पर पहुंचती है और उन लोगों को एक पूरा शहर बर्फ की चादर में ढका मिलता है, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच। और अब ये अनोखी घटना यूएस गवर्नमेंट का ध्यान अपनी ओर खींचती है और वहाँ मौजूद मैक्स प्रेसिडेंट को कहता है कि हमें एक टीम को स्पेस में भेजना होगा ताकि अफगानिस्तान में हुए हादसे के बारे में पता लगाया जा सके। मैक्स आगे कहता है कि एक इंटरनेशनल टीम जो आईएसएस में पहले से ही मौजूद है वो इस मामले को संभाल लेंगी और उन्हें प्रेसिडेंट से इस बात की मंजूरी भी मिल जाती है। और अब ऊपर स्पेस स्टेशन में उस खराब हो चुके सैटेलाइट के बदले एक न्यू सैटेलाइट बदल दिया जाता है और उस खराब हो चुके सैटेलाइट को इंस्पेक्शन के लिए भेज दिया जाता है। और अब हम एक साइंटिस्ट महमूद को देखते हैं जो कि इंडिया से था और वो उस खराब हो चुके सैटेलाइट के डेटा को अपने पॉड में कॉपी कर लेता है ताकि बाद में उसे एग्जामिन कर सके। पर इससे पहले कि वो उस डेटा को खंगाल पाता वो एक डिकम्प्रेशन चेम्बर में फंस जाता है और स्पेस में बह जाने के कारण मारा जाता है। उधर दूसरी तरफ मैक्स अपने भाई जैक के पास पहुंचता है जो कि जॉब से निकाले जाने के बाद कार के इंजन्स को रिपेयर करने का काम करता था और उसके साथ उसकी 13 साल की बेटी हाना भी रहती थी। मैक्स यहाँ जैक को उन सैटेलाइट के खराब होने के बारे में बताता है और जैक मैक्स के साथ चलने को तैयार हो जाता है पर अपनी शर्तों पे। उधर दूसरी तरफ हांगकांग में सैटेलाइट को कंट्रोल करने वाले एक साइंटिस्ट को एक बहुत ही बड़ी बात पता चलती है और वो नोटिस करता है कि खराब हो चुके सैटेलाइट की जानकारी कंप्यूटर में रजिस्टर्ड नहीं की गई और वो साइंटिस्ट ये जानकारी मैक्स को देने की कोशिश करता है पर मैक्स कॉल रिसीव नहीं करता। और ठीक उसी वक्त शहर के अंदर मौजूद गैस पाइप्स अचानक से फट पड़ती हैं और पूरा शहर ही आग के लपटों में गिर चुका था और इस हादसे के कारण हजारों लोगों की जान चली जाती है। उधर ऊपर स्पेस में जैक आईएसएस में पहुंचता है और वहां पहुंचते ही वो सैटेलाइट के मेंटेनेंस प्रोसेस में एक कमी को नोटिस करता है और जैक फौरन ही अपनी टीम से मिलता है। शुरुआत में तो उसकी टीम उसे भाव नहीं देती पर जैक उन सबको एकजुट होकर काम करने की सलाह देता है और कहता है कि अफगानिस्तान में कई लोग मारे गए और हांगकांग में हजारों लोग मारे गए और हम लोगों को इन हादसों के बारे में एकजुट होकर पता लगाना होगा और इसी के लिए हम इतनी दूर स्पेस में मौजूद हैं। उधर नीचे धरती पर मैक्स को उस साइंटिस्ट से ये पता चलता है कि गैस की पाइप्स खुद ब खुद नहीं फटी बल्कि अचानक से तापमान में बढ़ोतरी के कारण ये हादसा हुआ है। और मैक्स फौरन ही सैटेलाइट के डेटा को चेक करता है क्योंकि सैटेलाइट को इस हादसे के बारे में पहले से ही पता होना चाहिए पर मैक्स सिस्टम को एसेस नहीं कर पाता। और अब मैक्स को वो साइंटिस्ट कहता है कि कोई है जो कि सैटेलाइट के खराब होने की जानकारी को छुपा रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे सैटेलाइट्स मिलकर अनजाने में ही एक बहुत ही बड़े तूफान को बना देंगे और शायद धरती को बचाने वाला सिस्टम ही सारे इंसानियत के खात्मे का कारण बनेगा। और अब साइंटिस्ट जैसे ही फोन रखता है तो वहाँ कुछ लोग गन लेकर इंटर करते हैं जो कि उस साइंटिस्ट को मारने के लिए आए थे पर वो साइंटिस्ट वहीं छुपकर फिलहाल अपनी जान बचा लेता है।
उधर ऊपर स्पेस में जैक अफगानिस्तान में हुए हादसे से मिलते जुलते सैटेलाइट को एग्जामिन करता है और उनके लॉग्स को चेक करता है ताकि खराबी के कारण का पता लगाया जा सके। और जैक फौरन ही हांगकांग के ऊपर मौजूद सैटेलाइट को भी एग्जामिन करने के लिए ISS में लाता है। पर इससे पहले कि जैक कुछ करता, वो सैटेलाइट ISS के कमांड को इग्नोर करके खुद ब खुद इधर उधर मंडराने लगता है और इसी तबाही के दौरान उस सैटेलाइट का हार्ड ड्राइव डिस्ट्रॉय हो जाता है। और अब जैक भी समझ चुका था कि कोई है जो ये नहीं चाहता कि सच्चाई सबके सामने बाहर आए। और अब वहाँ मौजूद एक दूसरा साइंटिस्ट एक बैकअप हार्ड ड्राइव के बारे में बताता है और जैक उस साइंटिस्ट के साथ वो हार्ड ड्राइव लेने के लिए निकल जाता है। और वे लोग जैसे ही उस बैकअप हार्ड ड्राइव को लेकर वापस आ ही रहे थे कि तभी जैक का स्पेस सूट खराब हो जाता है और अब जैक स्पेस में प्रेशर के कारण इधर उधर टकराने लगता है। और अब जैक खुद को बचाने के लिए थ्रस्टर्स को अपने सूट से अलग कर देता है, पर जैक अभी भी स्पेसशिप से दूर जा रहा था। पर लकीली जैक एक वायर को पकड़ लेता है और उसकी जान बच जाती है। और अब जैक जैसे ही स्पेस स्टेशन के अंदर आता है तो हमें पता चलता है कि वो उस हार्ड ड्राइव को निकालने में सफल रहा। पर जैक बड़े ही चालाकी से उस हार्ड ड्राइव को बाकी लोगों से छुपा लेता है ताकि वो अनजान शख्स यही समझे कि वो अपने प्लान में कामयाब हो चुका है। और अब जैक फौरन ही उस ड्राइव को चेक करता है और उसे पता चलता है कि वो दोनों सैटेलाइट जानबूझकर ऐसे प्रोग्राम किए गए थे कि तबाही मचाने के बाद वो खुद ब खुद बंद हो जाते। पर वो साइंटिस्ट उस अनजान शख्स का पता नहीं लगा सकती थी क्योंकि ड्राइव पर कोई भी डिजिटल फुटप्रिंट्स मौजूद ही नहीं थे। और उधर दूसरी तरफ धरती पर वो साइंटिस्ट फिर से मैक्स को कॉल करता है और कहता है कि उसे कुछ पता लगा है और वो उसे मिलने के लिए एक कैफे में बुलाता है। और अब मैक्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैफे पहुंचता है और वो साइंटिस्ट भी मैक्स की ओर बढ़ रहा था, पर तभी पीछे से कोई अनजान शख्स उसे धक्का दे देता है और वो साइंटिस्ट एक चलती कार के आगे आकर एक्सीडेंट में मारा जाता है। और अब जैक और मैक्स दोनों इस मुद्दे पर बहस करने लगते हैं कि इतनी बड़ी तबाही को प्लान करने के पीछे कौन हो सकता है। और मैक्स धरती से कॉल को डिस्कनेक्ट करने वाला ही था कि तभी जैक अपने भाई को एक कोड वर्ड में कहानी सुनाने लगता है और वे दोनों इसी कोड वर्ड में बचपन में एक दूसरे से बात किया करते थे। और अब मैक्स भी फौरन समझ जाता है कि जैक के पास कुछ तो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और अब बस मैक्स को जैक के कोड को क्रैक करना था और मैक्स उस कोड को क्रैक कर ही लेता है। Proof of sabotage at the highest level of government. Trust no one. और उसे एक जूस नाम के हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और मैक्स फौरन ही जूस के फाइल्स को सैटेलाइट के डेटाबेस में ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है। पर मैक्स उस फाइल को खोल नहीं पाता क्योंकि वो फाइल पूरी तरह से इनक्रिप्टेड थी और उस फाइल का लिंक सीधा व्हाइट हाउस से कनेक्टेड था। और अब मैक्स व्हाइट हाउस में काम कर रही अपनी गर्लफ्रेंड को जूस प्रोजेक्ट के कोड का पता लगाने को कहता है और थोड़ा मनाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड मान जाती है। उधर स्पेस में जैक महमूद के फुटेज को चेक करता है और उसे पता चलता है कि उसने अफगानिस्तान के सैटेलाइट से कुछ डेटा को निकाला था, पर इससे पहले कि वो कुछ बता पाता महमूद की भी मौत हो जाती है। और अब जैक उस डेटा को निकालता है और जैक को पता चलता है कि सैटेलाइट खुद ब खुद खराब नहीं हुई थी, बल्कि सैटेलाइट को खराब करने के लिए उसे बाहर के वायरस से इन्फेक्ट किया गया था। उधर धरती पर मैक्स भी जूस फाइल्स को हैक कर लेता है और उसे एक बहुत ही भयानक बात पता चलती है और वो उस प्रोजेक्ट में बहुत सारे सिमुलेशंस को देखता है जो कि स्पेस में मौजूद सैटेलाइट द्वारा किए जाने वाले थे और वे सारे सैटेलाइट मिलकर एक बहुत ही बड़े और खतरनाक जियोस्टॉर्म को लाने वाले थे जो कि पूरी धरती का विनाश कर देता। और कोई तो है जो कि इस सिमुलेशन के नक्शे कदम पर चल रहा था। और अब घबराया हुआ मैक्स जैक के पास पहुंचता है और थोड़ी देर के लिए उसकी कलीग कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग को बंद कर देती है ताकि वे लोग फ्री होकर बात कर सके। और अब जैक को मैक्स से इस तबाही वाले सिमुलेशन के बारे में पता चलता है और उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि जैक उन चुनिंदा साइंटिस्ट में से एक था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस प्रोजेक्ट पर लगा दिए। पर अब उसे बहुत ही दुख हो रहा है ये जानकर कि कोई इसका इस्तेमाल तबाही मचाने के लिए करने वाला है। जैक आगे कहता है कि इस तबाही को रोका जा सकता है सैटेलाइट को रिबूट करके, पर इसके लिए उन लोगों को एक ओवरराइड कोड चाहिए होगा जो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के पास ही होता है। और जैक को कहीं न कहीं प्रेसिडेंट पर भी शक था क्योंकि अमेरिका शुरू से ही इस प्रोजेक्ट को अपनी मुट्ठी में करना चाहता था और वो ये कभी नहीं चाहेगा कि प्रोजेक्ट की कमान इंटरनेशनल कमीशन को चली जाए। और थोड़ी देर में जैक को एक रेड अलार्म बजता दिखाई देता है और हमें पता चलता है कि इस बार पूरे 200 सैटेलाइट एक साथ खराब हो चुके हैं और धरती पर कई जगहों पर तबाही का मंजर छाने लगा है। और तभी टोक्यो में बर्फ के बड़े बड़े पत्थर के ओले गिरने लगते हैं और उधर ब्राजील के तट पर अचानक से सब कुछ जमने लगता है। जैक फौरन ही बैकअप सैटेलाइट को उन खराब हो चुके सैटेलाइट के साथ बदलने को कहता है, पर तभी अचानक से उन लोगों को एक वार्निंग मिलती है एक बहुत ही बड़े जियोस्टॉर्म के बारे में
जो कि धरती पर ठीक 1.5 घंटों में तबाही मचाने वाला था। और उधर धरती पर प्रेसिडेंट फ्लोरिडा में अपने आने वाले इलेक्शन की तैयारी में लगे हुए थे। पर तभी मैक्स को ब्राजील में उठे उस तूफान के बारे में पता चलता है और उसे ये भी पता चलता है कि अगला तूफान फ्लोरिडा में ही आने वाला था। और अब मैक्स पूरे तरीके से डर चुका था और वो फौरन ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स को जाकर ये सारी बातें बताता है और उन्हें फ्लोरिडा में आने वाले तूफान के बारे में भी बताता है। मैक्स उनको एक ओवरराइड कोड के बारे में भी बताता है जिसकी मदद से इस तबाही को रोका जा सकता था। उधर ऊपर स्पेस में ISS में सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड खुद ब खुद ऑन हो जाता है और वहाँ मौजूद साइंटिस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका एक्सेस सैटेलाइट और सिस्टम से पूरी तरह से काट दिया गया था। और अब वे लोग वहाँ मौजूद एक काबिल साइंटिस्ट डंकन को बुलाते हैं जो कि सैटेलाइट और सिस्टम में बाईपास कम्युनिकेशन करने में माहिर था। पर तभी जैक को ये रियलाइज होता है कि डंकन ही वो शख्स है जिसने सैटेलाइट को वायरस से इन्फेक्ट किया है और वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था। और अब स्पेस स्टेशन तबाह होना शुरू हो चुका था और जैक सारे मेंबर को सेफ एरिया में जाने के लिए कहता है और खुद डंकन की तलाश में निकल जाता है। और अब डंकन और जैक के बीच हाथापाई होने लगती है और इसी दौरान गन से निकली एक गोली ग्लास शील्ड से टकराती है और ये देखकर जैक फौरन ही वहाँ से निकल जाता है और डंकन एयर प्रेशर लो होने के कारण स्पेस में खींचा चला जाता है और मारा जाता है। उधर धरती पर मैक्स और सेक्रेटरी दोनों प्रेसिडेंट के चैम्बर में जा रहे थे पर तभी सेक्रेटरी भी मैक्स पर अटैक कर देता है और अब मैक्स को पता चल जाता है कि इन सब के पीछे प्रेसिडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है और ये सारा किया धरा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स का है। और अब मैक्स फौरन ही अपनी गर्लफ्रेंड की हेल्प लेता है और उसकी गर्लफ्रेंड भीड़ को हटाने के लिए हवा में ब्लैंक फायर करती है और वे लोग प्रेसिडेंट को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि अगर प्रेसिडेंट मारे जाते तो जियोस्टॉर्म को रोकना नामुमकिन था। पर इतने देर में ही तूफान भी फ्लोरिडा को हिट कर चुका था और वे लोग तेज रफ्तार से तूफान के केंद्र से दूर भागने लगते हैं। मैक्स यहाँ प्रेसिडेंट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स के प्लान के बारे में बताता है पर तभी प्रेसिडेंट की कार पर सेक्रेटरी के लोग हमला कर देते हैं पर किसी तरह वे लोग बच जाते हैं और आखिरकार सेक्रेटरी को पकड़ ही लेते हैं। उधर ऊपर स्पेस में सारे सैटेलाइट खराब होने लगे थे और वे सारे सैटेलाइट्स मिलकर धरती पर अलग अलग जगहों पर तबाही मचाना शुरू कर चुके थे और एक तूफान मुंबई को तबाह कर देता है और मस्को में एक आग की लपट उठती है और पूरा दुबई एक बहुत ही बड़े सुनामी में बह जाता है। और अब सिर्फ 10 मिनट बचे हुए थे धरती में एक बहुत ही बड़ा तूफान आने के लिए। पर तब तक मैक्स किसी तरह प्रेसिडेंट को लेकर एक ओवरराइड कोड की परमिशन जैक को भेज देता है जो कि सैटेलाइट को रोक सकता था पर वो स्पेस स्टेशन के सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को रोक नहीं सकते थे। पर फिर भी वे लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए जियोस्टॉर्म को रोकने के लिए ओवरराइड कोड को डालते हैं और तबाही के कुछ सेकंड्स पहले ही सारे सैटेलाइट रिबूट हो जाते हैं और धरती पर चल रही सारी तबाही भी धीरे धीरे रुकने लगती है। पर ISS अभी भी तबाह हो रहा था और तभी जैक को एक सैटेलाइट नजर आता है और वो कुछ बचे हुए लोगों को लेकर उस सैटेलाइट में बैठकर वहाँ से निकल जाता है और अब उन लोगों को एक दूसरे शटल की मदद से धरती पर वापस सही सलामत लाया जाता है। और फाइनल सीन में हम देखते हैं कि साइंटिस्ट की टीम मिलकर एक नई स्पेस स्टेशन को बना रही थी ताकि सैटेलाइट पर सही तरीके से नजर रखा जा सके। और ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है और मुझे लगता है कि इंसानों को इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके धरती के वातावरण को छेड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर गलती हुई तो पूरी धरती तबाह हो सकती है। और इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।